हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गुंजन तरियाल एंड इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम यानी यूथ मोबिलिटी वीज़ा की जो डेट है वो ऑफिशियली रिलीज हो चुकी है gov.uk की वेबसाइट पर। आप जाके चेक भी कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगी, सो गो चेक इट आउट। एंड आई नो आप लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब आएगा, कब अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आ चुका है, आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं, बट नॉट राइट नाउ। 20 फरवरी 2024 यानी 20 फरवरी 2024 दोपहर में 2:30 बजे से लेकर 2:30 PM से लेकर 48 घंटे तक 48 आवर्स तक ये बैलेट खुला हुआ होगा। यानी 22 फरवरी 2024 दोपहर में 2:30 बजे तक 2:30 PM तक ये बैलेट खुला हुआ होगा और आप इसके बीच में अपना नाम बैलेट में डाल सकते हैं। एंड इफ़ यू लकी इनफ You will come to UK to work for 2 years। आपको 2 साल का वर्क वीज़ा लगता है UK में। और अगर आप बैलेट में सक्सेसफुल होते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग करिए, मैं एक ग्रुप बनाऊंगी उन लोगों के लिए जो लोग सिलेक्ट होते हैं। जैसे कि मैंने पिछली बार भी किया था कि जो लोग सिलेक्ट हुए थे उन लोगों के लिए मैंने ग्रुप बनाया था और लोगों ने आपस में काफ़ी कोऑर्डिनेट किया, तो थोड़ा सा जर्नी इससे आसान हो जाती है बिकॉज ऑब्वियसली यू हैव समवन जो सेम एक सेम नाव में तैर रहा है, कुछ भी कह लीजिए। तो डू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई विल बी देयर फॉर यू। आज की जो ये वीडियो है ये पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस को लेके क्या चीज़ें हैं उस चीज़ को लेके नहीं है। ये वीडियो प्राइमरली है बैलेट में एंटर करने को लेके। यानी अभी आप बैलेट में एंटर करने वाले हैं 20 फरवरी को, तो आपके पास में सारी डिटेल्स होनी चाहिए कि कैसे एंटर करना है, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे या फिर क्या चीज़ें होंगी। तो उन सब चीज़ों की क्लैरिफिकेशन मैं आपको दूंगी, क्योंकि जिन लोगों ने पहले भी यूथ मोबिलिटी वीज़ा में पहले एंटर किया था और नहीं सक्सेसफुल हुआ था तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो जस्ट स्टे ट्यून विद दिस वीडियो, आई थिंक दिस विल हेल्प यू अ लॉट। तो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल टेल यू कि यूथ मोबिलिटी वीज़ा है क्या। ये एक सबसे इजी वीज़ा कैटेगरी है। लक की बात है कि अगर आप लकी होते हैं तो आपका नाम आता है और आप सक्सेसफुल होते हैं तो देन यू कैन कम हियर, यू कैन कम टू UK फॉर 2 years। आप 2 साल के लिए वर्क वीज़ा आपका लगता है UK में। तो ये सिर्फ लक वाली चीज़ है, इसमें कोई भी अपना आपका रिज्यूमे या फिर आपकी कोई क्वालिफिकेशन मतलब ग्रेजुएशन मस्ट है, बट आपकी कोई इस तरीके का ये नहीं कि आपने बहुत अच्छा कुछ अगर अचीव किया हुआ है तो वो आपका किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट करेगा। बट ये है कि ये एक ईजी वीज़ा कैटेगरी है क्योंकि इसमें ना किसी IELTS की नीड है, ना बहुत बड़े किसी फंड की नीड है कि आपको बहुत सारा फंड दिखाना पड़ेगा। एक छोटे से अमाउंट में, थोड़े कम अमाउंट में सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो लेट मी टेल यू अबाउट एलिजिबिलिटी कि एलिजिबिलिटी क्या होती है और इसमें क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। तो फर्स्ट एलिजिबिलिटी है आप 18 to 30 ईयर्स के बीच में होने चाहिए। अगर आप 30 ईयर्स और 5 months, 6 months, 7 months हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब जिस डेट तक आपको वीज़ा मिलेगा आप उस डेट तक 31 नहीं होने चाहिए। अब अगर आप 31 होने के बावजूद इसमें एंटर करते हैं, मान लीजिए आपने 31 है और आपने उसके बावजूद उसमें एंटर किया बैलेट में और इन केस आप सक्सेसफुल हो जाते हैं एंड देन आप वीज़ा के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो आपका वीज़ा ऑलरेडी रिजेक्ट होगा। ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है कि आप 18 to 30 ईयर्स ओल्ड होने चाहिए। तो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आप अगर आप मतलब एलिजिबल नहीं हैं तो एंटर मत करिए, क्योंकि अगर आप एंटर करते हैं तो किसी और की जो सीट है, जो किसी और को मिल सकती थी अपॉर्चुनिटी, वो आपकी भी वेस्ट हुई और उस इंसान की भी वेस्ट हुई। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट 18 to 30 ईयर्स का एज ब्रैकेट को आप समझें। अगर आप 30 ईयर्स 11 months के हैं तो आई डोंट थिंक यू शुड अप्लाई, बिकॉज सी 30 ईयर्स 11 months मतलब जब तक आप वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे और जब तक वीज़ा आएगा, स्टैंप लगेगी, आप शायद 31 के हो चुके होंगे। तो आई डोंट थिंक इट इज़ रियली गुड टू टेक समवन एल्सेस सीट। और दूसरी जो इसमें कंडीशन है वो है आपकी लेवल 6 एजुकेशन। जो मिनिमम एजुकेशन है वो है लेवल 6, यानी लेवल 6 की मिनिमम एजुकेशन होती है ग्रेजुएशन। आपका 3 साल का डिप्लोमा भी इसमें वर्क करता है। आप 3 साल के डिप्लोमा के साथ में भी वर्क कर सकते हैं। अगर 1 साल वाला डिप्लोमा है तो उसको ग्रेजुएशन के यानी लेवल 6 के इक्विवेलेंट कंसिडर नहीं किया जाता। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि अगर आप ग्रेजुएट हैं प्रॉपरली, भले आपने अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन की है, इट्स ओके, यू कैन अप्लाई फॉर इट। बट अगर आप ग्रेजुएशन आपने की है बट अगर आपका बैकलॉग है किसी भी तरीके से, अगर आपकी ग्रेजुएशन प्रॉपरली कंप्लीट नहीं है तो यू कैन नॉट अप्लाई फॉर इट। इवन इफ अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो
वीज़ा लेते टाइम आपको डिफ़िकल्टी आएगी, वीज़ा लेते टाइम हायर चांसेस ये हैं कि वीज़ा रिजेक्ट होगा। सो प्लीज़ डोंट टेक एनीवन एल्सेस सीट। और ये बहुत सारे लोगों ने पिछली बार क्वेश्चन पूछा था कि मैं 12th पास हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? और बहुत सारे लोगों ने 12th पास लोगों ने अप्लाई किया, उनका सिलेक्ट भी हो गया, लेकिन उसके बाद वो आगे प्रोसीड कर ही नहीं सकते। तो इट्स नॉट रियली गुड, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। नेक्स्ट इज कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। इंडियन सिटीजन मीनिंग कई सारे लोगों ने जो नेपाल से हैं, पाकिस्तान से हैं, काफ़ी कल्चरल सिमिलैरिटीज़ हैं, और बांग्लादेश से हैं, तो कल्चरल सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो लोगों को लग रहा है कि शायद हम लोग भी अप्लाई कर सकते हैं क्या, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं। यानी अगर आप कनाडा में भी हैं, अगर आप दुबई में हैं, कहीं भी हैं, लेकिन अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आप यूके में हो तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज आप ऑलरेडी यूके में स्टे कर रहे हैं। मान लीजिए आपका किसी PSW में आप ऑलरेडी हो और आपको लग रहा है कि ठीक है, आगे प्रोसीड करने के लिए मैं यूथ मोबिलिटी वीज़ा में फिर से अप्लाई कर देता हूँ, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, इट्स नॉट एलिजिबल। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट कंडीशन जो एलिजिबिलिटी में नहीं लिखी हुई है, दैट यू मस्ट नो, कि अगर आपके साथ कोई डिपेंडेंट है और अगर आप चाहते हैं कि आपके डिपेंडेंट आपके साथ में आए, तो यू मस्ट नो कि डिपेंडेंट यूथ मोबिलिटी वीज़ा में अलाउड नहीं है। अगर आप यूथ मोबिलिटी वीज़ा में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको अकेले ही जाना पड़ेगा और अकेले वहाँ पे स्टे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका 2530 पाउंड का फंड आपके पास में होना चाहिए। 2530 पाउंड अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख के तकरीबन होता है, उससे कम आपको नहीं रखना। 3 लाख कम से कम आपको अपने अकाउंट में मेंटेन करना है। बट आपको अभी टेंशन लेने की नीड नहीं है कि बैलेट में एंटर करने के लिए भी मेरे को क्या ये फंड मेंटेन करने की नीड है, बिल्कुल भी नहीं। अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, बट सीधा बस अपना बैलेट में एंटर करिए, और अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो जितना जल्दी आप पैसे डलवा सकते हैं अपने अकाउंट में, विद इन 2 days 3 days विद इन अ वीक, बहुत अच्छा है, मतलब जितना जल्दी हो सके। लेकिन अभी आपको बैलेट में एंटर करने के लिए ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं। अब आती है डॉक्यूमेंट्स की बात कि इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक पासपोर्ट चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए। डेट ऑफ बर्थ तो आपके पास में है ही, आपको पता ही होगी, लेकिन पासपोर्ट जो है, पासपोर्ट आपको फोटो क्लिक करके किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ। बट जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, सिर्फ आपको पासपोर्ट चाहिए, उसके अलावा कोई आपको ग्रेजुएशन डॉक्यूमेंट, कोई आपको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ पासपोर्ट। नाउ लेट मी टेल यू कि आपको बैलेट में एंटर करना कैसे है। जो आपको बैलेट में एंटर करना है, तो मैं आपको एक लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन में बैलेट में एंटर करने के लिए, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये फॉलो नहीं करना है तो सिंपली आप गूगल पे जाओ, टाइप करो इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम, दैट्स इट। जो फर्स्ट आपका गूगल पे ऑप्शन आएगा, दैट्स द वन यू हैव टू क्लिक ऑन। देन ये एक ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा जहाँ पे आप बैलेट में एंटर करेंगे और आगे अपनी फाइल को प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे ही आप बैलेट में एंटर करते हैं तो पहले ये वेबसाइट और ये प्रोसेस जो है वो रिक्वेस्ट करेगा, वो डिमांड करेगा कि आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करें। देन आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, कुछ आपसे आपकी डिटेल्स पूछी जाएंगी, जैसे आपके पासपोर्ट नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, और बिकॉज ये जो लॉगिन है वो 2 चीज़ों के बेस पे है, पासपोर्ट नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। ये 2 चीज़ें प्राइमरी हैं जिनके बेसिस पे आपका लॉगिन क्रिएट हो रहा है। तो आप जैसे ही क्रिएट एन अकाउंट करते हैं तो आपसे डिटेल्स पूछी जाएंगी और आपसे आपका सरनेम और फर्स्ट नेम पूछा जाएगा। अब जिन लोगों के पास में सरनेम नहीं है, आप लोग सरनेम की जगह पे फुल स्टॉप भी छोड़ सकते हैं, ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर वो फुल स्टॉप, ब्लैंक और डैश को मान लीजिए नहीं एक्सेप्ट कर रहा, तो अपने फर्स्ट नेम को ही आप, मतलब अपने जो लास्ट नेम है उसमें दोबारा एंटर कर सकते हैं। मतलब ये चीज़ बहुत ऑब्वियस है कि ऑब्वियसली अगर दोनों रिपीट हो रहे हैं तो इट मीन्स जो सरनेम है द पर्सन डजंट हैव अ सरनेम। और अगर आपको ये भी नहीं करना तो आप सरनेम की जगह पे आप NA कैपिटल में, दैट्स इट, आप NA लिखेंगे, इट मीन्स नॉट एप्लीकेबल। NA लिखते ही आप आगे प्रोसीड करेंगे और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा आपकी डिटेल्स के बेसिस पर। देन आपसे दोबारा सेम डिटेल्स पूछी जाएंगी कि आपका पासपोर्ट, आपकी डेट ऑफ बर्थ और ये सब चीज़ें, और आपसे आपका ईमेल एड्रेस क्रिएट अकाउंट करते टाइम ही पूछा जाएगा। लेकिन अब आती है सिचुएशन उन लोगों के लिए
जिन लोगों ने ऑलरेडी पहले अप्लाई किया हुआ है, यानी आप लोगों ने पहले कभी बैलेट में एंटर किया था, आपकी जो अभी की फाइल है, अभी का जो एंटर आप बैलेट में कर रहे हो, इट डजेंट मैटर कि आपने पहले आप सक्सेसफुल थे, अनसक्सेसफुल थे, या फिर कभी आप किसी और कंट्री से सक्सेसफुल हुए, अनसक्सेसफुल, डजेंट मैटर। इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ एंटर करेंगे और उसमें आपके चांसेस इक्वल ही रहेंगे सिलेक्ट होने की। लेकिन आप जब उसमें क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे और अपनी पासपोर्ट की डिटेल डालनी शुरू करेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, अपना नाम डालेंगे, तो ये सब चीज़ें डालते ही जो वेबसाइट है वो अपने आप डेटा रिट्रीव कर लेगी कि इस इंसान ने पहले भी अप्लाई किया हुआ है। आपकी जो डिटेल्स हैं उनके पास में ऑलरेडी स्टोर्ड होंगी, तो क्रिएट एन अकाउंट की जगह पे वो साइन इन बन जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी पासपोर्ट और डेट ऑफ बर्थ के थ्रू ही लॉगिन करने का ट्राई कर रहे हो। तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, तो आप लोगों को घबराना नहीं है कि अरे हम लोगों के लिए क्रिएट एन अकाउंट का नहीं हुआ, हम लोग डायरेक्टली साइन इन में आ गए, कुछ इसमें स्टेप मिसिंग है। वो स्टेप मिसिंग नहीं है, एक्चुअली आप साइन इन कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप क्रिएट एन अकाउंट कर रहे हो। लेकिन जिन लोगों ने ऑलरेडी पहले क्रिएट एन अकाउंट किया था यूथ मोबिलिटी वीज़ा के लिए अप्लाई करते टाइम, उन लोगों के पास में क्रिएट एन अकाउंट नहीं होगा, उन लोगों का साइन इन होगा डायरेक्टली। तो जिन लोगों ने पहले अकाउंट क्रिएट किया था, तो साइन इन करने के बाद में वो एक बेस्ट पॉइंट है जहां पे आप अपनी ईमेल एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर चेंज कर सकते हो अगर आपको करना है तो, क्योंकि कई लोगों ने गलत ईमेल एड्रेस इनपुट किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है गाइज, बिल्कुल भी अपना ईमेल एड्रेस गलत मत दीजिए, क्योंकि जो मेल है सक्सेसफुल का वो आपकी ईमेल एड्रेस पे जाएगा। कई लोगों ने मुझे बाद में मैसेज किया कि मैंने अप्लाई किया था लेकिन ईमेल एड्रेस गलत डाल दिया, अब क्या करूं, कैसे पता चलेगा कि मैं सक्सेसफुल हूं या नहीं। कोई वे नहीं है, प्लीज़ बहुत ध्यान से, बहुत छोटा सा फॉर्म है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, प्लीज़ बहुत ध्यान से एंटर करो। अब आपका क्रिएट एन अकाउंट हुआ, साइन इन हुआ, साइन इन हो जाने के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है अप्लाई का। यहाँ पे आप अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपके पास में 3 ऑप्शन होते हैं। बेसिकली 3 ऑप्शन से पहले एक पीडीएफ भी होता है, जो वो पीडीएफ में दिखाते हैं कि अगर आपको डाउनलोड करना है तो उसको स्टार्टिंग में डाउनलोड करने की नीड नहीं है, एंड में डाउनलोड करना, जिसमें आप ऑलरेडी मतलब डिटेल्स फिल कर चुके हो। तो आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे। फर्स्ट ऑप्शन आएगा कॉन्टैक्ट प्रेफरेंसेस का, दैट्स द बेस्ट पॉइंट टू चेंज योर ईमेल एड्रेस। अगर आपके पास में ऑप्शन नहीं आया तो ये एक बेस्ट प्लेस है जहाँ पे अपना आप ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर सब कुछ चेंज कर सकते हैं। और अगर आपके फ़ोन में कोड नहीं आया, क्योंकि एक ऑप्शन आता है कि फ़ोन में कोड आपको चाहिए, और अगर आपको फ़ोन में कोड नहीं आया तो यू कैन कंटिन्यू विदाउट गेटिंग कोड, उसके बगैर भी आप प्रोसीड कर सकते हैं, वहाँ पे एक ऑप्शन होता है, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्टैक्ट प्रेफरेंसेस का। सेकेंड ऑप्शन होता है डिक्लेरेशन का, जहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देनी होती है कि आप 18 से ऊपर हैं, तो बिकॉज ये आपको तभी आपका प्रोसेस करने देगा, बैलेट में एंटर करने देगा अगर आप 18 से ऊपर हैं तो। थर्ड ऑप्शन आपका होता है एविडेंस का, जिसमें आप एविडेंस देते हैं। आपको कोई भी एविडेंस नहीं देना, सिर्फ एक ही एविडेंस देना है, पासपोर्ट। अभी बैलेट खुला भी नहीं है, आप अपने पास में एक फाइल जो है वो ऑलरेडी बना के रख सकते हो, सेव करके एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, या तो किसी डाउनलोड्स में, डेस्कटॉप में, किसी फोल्डर में आप रख लो। फोटो क्लिक करो सिर्फ फ्रंट पेज की, पासपोर्ट के फ्रंट पेज की, आपको बैक के पेज की करने की कोई नीड नहीं है। सिर्फ फ्रंट पेज की फोटो क्लिक करके एक अच्छे से स्कैनिंग फॉर्मेट में, अगर आप खुद स्कैनिंग फॉर्मेट में नहीं कर पा रहे तो आप स्कैनर के पास में जाके या फिर किसी भी कैफे पे जाके स्कैन करवाओ और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपने पास में रख लो, और उस फाइल को रीनेम करना है पासपोर्ट फरवरी 2024। तो ये आपकी उस फाइल का नेम होगा, पासपोर्ट फरवरी 2024। तो ये आपको रीनेम करके अपने पास में सेव करके रख लो। कोई गलती इसमें नहीं होनी चाहिए। बहुत मेरे पास अटपटे क्वेश्चन आए थे बाद में कि मैंने ईमेल एड्रेस गलत डाल दिया, मैंने अपना नाम गलत डाल दिया, मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दी, और ये भी क्वेश्चन था कि मैंने पासपोर्ट की जगह पे कुछ और अपलोड कर दिया। तो ये आपकी अपनी तरफ से गलती है, दैट यू विल हैव टू अवॉइड। तो एविडेंस में यानी थर्ड ऑप्शन में आपको सिर्फ पासपोर्ट करना है, देन आपसे 1-2 बार सबमिट करने के लिए बोलेगा, आपको सबमिट कर देना है। देन आपका सबमिट होते ही आपका एक मैसेज आएगा, योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इज सबमिटेड।
जैसे ही आपका ये ऑप्शन आ जाता है देन आपकी फाइल सबमिट हो चुकी है। ये करते ही आपको मेल भी आ जाएगा। इसके बाद में नीचे भी एक ऑप्शन होगा कि शो मोर एविडेंस, तो आपको कुछ भी एविडेंस, कुछ भी आगे प्रोसीड करने की जरूरत नहीं है, क्लोज कर दो उसको वहां पर, क्योंकि एविडेंस आपको तब दिखाने शुरू करने हैं जब आप बैलेट में सक्सेसफुल हो जाते हैं। अभी आप कुछ भी एविडेंस शो कर ही नहीं सकते, कोई बैंक स्टेटमेंट कुछ भी आप शो कर ही नहीं सकते, तो आप उस चीज़ के लिए आगे आपको प्रोसीड करने की नीड नहीं है। मन करे तो आगे प्रोसीड करने की कोशिश कर लेना, लेकिन वो आगे प्रोसीड होगा नहीं, और आपसे जो ऑप्शंस मांगेगा वो आप उसमें गलत अगर आप अपलोड करते हैं तो वो फाइल आगे जाके अनसक्सेसफुल भी हो सकती है, बट आगे आपको प्रोसीड नहीं करना है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये सिर्फ बैलेट में एंटर करने को लेके थी कि आपको बैलेट में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ गलती नहीं करनी है। छोटा सा फॉर्म है, बहुत ध्यान से, थोड़ी सी अटेंशन से पहले से ही चीज़ों को सेव करके रखो और बहुत ध्यान से इसको एंटर करो, कोई गलती की गुंजाइश मत छोड़ो। I hope this video was helpful, and if you have any question you can post in the comment box. I'll try to answer most of them or all of them. Thank you very much. See you in the next video.